नमस्कार साथियों। सीडीपी में ये प्याजे वाइगोस्की के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग जिनकी थ्योरी है मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कणा पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हालांकि यहाँ बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसे स्पष्ट करते हैं। तो ये थ्योरी बात करती है मोरालिटी के लिए, रीजनिंग के लिए, कि बच्चे में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है, शारीरिक परिपक्वता और संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तो सही और गलत के बीच में बच्चा क्या रीजनिंग अपनाता है, वो आखिर जो निर्णय ले रहा है उसके पीछे क्या तर्क देता है। तो ये रीजनिंग उसी बात को करती है, मोरल रीजनिंग। मोरल मीन्स यहाँ नैतिक है, और नैतिकता से तात्पर्य है सही गलत के बीच में चुनाव करना। यहाँ ज़्यादा तथ्यों में ना जाते हुए हम इस थ्योरी को पहले एक बार सिंपली देख लेते हैं, ये थ्योरी है क्या, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसे इंग्लिश में देखें, फिर इसके नाम इजीली हिंदी में भी याद हो जाएंगे। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। तो लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चों के नैतिक तर्कणा कि आखिर बच्चे क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या तर्क देते हैं किसी फैसले को लेते समय अपने आप को, और हर कोई तर्क देता है। हम जब भी सुबह उठते हैं और शाम तक कोई काम करते हैं तो हर कदम पे फैसला लेते हैं, और कई बार ऐसे फैसले आते हैं जब हम दुविधा में पड़ते हैं, बच्चे भी पड़ते हैं। तो जब बच्चों के सामने वो दुविधा आती है तो बच्चे कैसे फैसले लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो निर्णय के पीछे रीज़न क्या है, क्या रीजनिंग लगाते हैं। तो यहाँ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान है। तो ये थ्योरी बात करती है बच्चों के सामने ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, और फिर बच्चे उस पर क्या जवाब देते हैं। तो मोरल डायलेमा यानी कि दुविधा, एक दुविधा की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो हम करने वाले हैं उसके पहले उसके लिए हम लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं। जैसे हमारा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और एक टीवी पर अच्छी मूवी आ रही है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम भी देना है, दुविधा में है कि टीवी पर मूवी निकल जाएगी या फिर मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूं। तो ऐसी स्थिति, ऐसे संकट, तो ये एक थ्योरी जो है हिंज डायलेमा या फिर हिंज दुविधा, तो एक ऐसी थ्योरी है कि जिसमें एक व्यक्ति है, उसकी मिसेज बीमार हैं और वो उनको जो दवाई चाहिए एक केमिस्ट ने बनाई है, और वो दवा उसके रेट जो केमिस्ट है वो सामान्य से अधिक रखता है। तो ऐसे में हिंज बहुत प्रयासों के बाद भी पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो उससे दवाई खरीद सके। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको, जिसकी बीवी की ज़िंदगी का सवाल है और उसके पास जितने पैसे हैं उसमें उसे वो दवाई दे दे, लेकिन केमिस्ट नहीं मानता। तो हिंज अंत में फ़ैसला लेता है कि उसे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दवाई को चुराने का फ़ैसला करता है, अपनी बीवी की जान बचाने का फ़ैसला करता है। तो क्या ये ये फ़ैसला गलत है या सही है? ऐसी दुविधा बच्चों के सामने, ऐसी स्टोरीज़ रखी जाती हैं, और ऐसी कहानी यहाँ पेपर में भी आ सकती है। तो सिंपल सी बात करते हैं, क्या सही क्या गलत। मैं और इसे आसान करने के लिए जो बातें लिखी हैं उन्हें हटा देता हूँ। ये समझाने के लिए था कि भाई नैतिक तर्कणा यानी रीजनिंग कैसे उस निर्णय पर पहुंचते हैं, अपने आप को हम समझाते हैं क्या सही क्या गलत, सही और गलत फैसले लेने में हम क्या लॉजिक देते हैं अपने आप को। तो ये मैंने हिंदी के वर्ड मिटा दिए। फिर इसका एक नाम ये भी है, मोरल डायलेमा यानी कि नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा में कहानी सुनाई, स्टॉप एंड थिंक, रुको और उस पर सोचो, और कठिन निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। और बच्चे फिर लास्ट में उस निर्णय तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये यहाँ से ये भी आसान,
इस थ्योरी के कुछ चरण हैं, 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। 3 लेवल को, एक लेवल को 2 स्टेजेस में बांटा गया है और इनके नाम भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में सीधे नाम भी आ जाते हैं, तो यहाँ इन्हें याद करना, समझना भी है, साथ में दिमाग में रखना भी, मेमोराइज भी करना है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखिए अब बच्चा यहाँ बड़ा हो रहा है, तो बच्चा अभी अपने आप से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जब और बड़ा होगा तो उसका जो ये दायरा है, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, तो समाज में उसके सामने नियम कानून आएंगे। फिर जब वो और बड़ा होगा तो उसका दायरा और बड़ा होगा, उसकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, यानी कि वो फॉर्मल, पियाजे की जो 4th स्टेज है, फॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज जो है, उसमें बच्चा फिर अलग तरीके से सोचेगा और वहाँ पर मानवता के बारे में ज़्यादा सोचेगा। पहले लेवल में अपने से जुड़े हुए, दूसरे लेवल में समाज के बनाए हुए नियम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तीसरे में वो खुद से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उसमें वह मानवता पर ज़्यादा जोर देता है। जैसे आप 3 इडियट मूवी में एक सीन आता है कि जो उसमें 3 कैरेक्टर हैं कि एक के पिताजी बीमार हो जाते हैं, तो वो स्कूटी पर ही सीधे हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं और इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए कुछ नियम कानून थे, उन नियम कानूनों को वो तोड़ देते हैं और सीधे वहां पहुंच जाते हैं। उनकी जान बचाना बहुत कीमती होता है। तो वो स्टेज यहाँ 6 है, यूनिवर्सल एथिकल स्टेज, प्रिंसिपल कह लीजिए। तो हम यहाँ पर अभी बात करते हैं सिंपल वे में इसे समझने की, इसके नाम को समझने की। 3 लेवल हैं। पहला लेवल कहा गया है प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत कह लें, फिर पूर्व हट जाता है, कन्वेंशनल रह जाता है, परंपरागत जैसा होना चाहिए, और फिर इसके बाद परंपरागत के बाद पोस्ट परंपरागत। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल के नाम हैं। दिमाग में एक बार इसे आप स्टेप बाय स्टेप रख लें। पहले ये 3 लेवल, 6 स्टेज। अब 6 स्टेज की बात करेंगे तो स्टेज 1, स्टेज 2 लेवल 1 में, यहाँ 3 और 4 2 में, 5 और 6 3 में। अब यहाँ जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, यहाँ अभी बच्चा देखिए खुद से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अपनी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो पहला स्टेज है, इसमें बच्चे का जो व्यवहार है या जो उसके जो फैसले हैं, नैतिक तर्कणा देता है जो बच्चा, वो पनिशमेंट से बचना, आज्ञाकारी बनना, इस पर ज़्यादा ध्यान है। थोड़ा सा और उसका दायरा बड़ा होता है तो एक्सचेंज, अदला बदली, मुझे पीठ में खुजली हो रही है तो मैं तुम्हारी पीठ में खुजली ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हें टॉफ़ी देता हूँ, तुम मुझे दो अपनी टॉफ़ी। एक्सचेंज, तो इसके नाम भी हैं, एक्सचेंज है, रिवार्ड के लिए है, और एक नाम यहाँ इंस्ट्रूमेंटल भी है। तो ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सीधे सीधे एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं किस स्टेज में हैं। तो पहली स्टेज पनिशमेंट अवॉइडेंस, यानी कि भाई मम्मी की डांट से बचना है, मम्मी की डांट से बचना है, टीचर की डांट से बचना है। आज्ञाकारिता, बच्चा जो है माता पिता की सारी बातों को मानने के लिए तैयार रहता है। इस स्टेज में बच्चा जो है एक्सचेंज, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, और रिवार्ड, और एक नाम ये भी इंस्ट्रूमेंटल। अब ये पहला लेवल समाप्त हो जाता है तो दूसरे लेवल की बात करते हैं जो कन्वेंशनल है। यहाँ पर गुड बॉय, स्टेज 3 में गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा होने का प्रयास किया जाता है, बीइंग ए नाइस, और यहाँ रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस होता है।
फोर्थ स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ ये जो स्टेज है, ये लेवल जो 2 है, ये सामाजिकता पर ज़्यादा ध्यान देता है, सामाजिक नियम कानूनों पर। तो समाज में दूसरों की फिक्र भी करता है बच्चा, ऐसा सोचने लगता है कि दूसरों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो जो नियम कानून बने हुए हैं उनका सभी को पालन करना चाहिए, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और ऐसा करके वो अच्छा महसूस करता है। तो यहाँ उसके फैसले जो है, जो मोरल निर्णय डिसीजन है, तो वो डिसीजन इस पर आधारित है, लॉ एंड ऑर्डर पर। तो ये लेवल 2 हो गया। अब लेवल 3 में हम आते हैं तो दायरा और बड़ा हो जाता है। यहाँ सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ है, तो समाज के नियमों पर जोर ज़्यादा है स्टेज 4 में। लेकिन ये 5 भी सामाजिक है, ये बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी कि यहाँ नियम कानून तो हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग किस चीज़ को चाहते हैं, ज़्यादा नंबर पर फोकस है। तो यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज में लोकतांत्रिक फैसलों पर बच्चे का ज़्यादा ध्यान होता है, यानी कि जो सामाजिक रूप से मान्य है। नियम ठीक है, लेकिन अगर जैसे भाई एक शादी है, शादी में डीजे बज रहा है, कानून बना हुआ है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना, लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोग, सभी लोग जो है उस गाने में उलझे हुए हैं, तो उसके लिए ठीक है। ये समय शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, तो कोई बात नहीं, 10 की जगह 11 बज गए, या ऐसी कोई जागरण हो रहा है और जहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ बैठी है, तो वहाँ भी कि भाई अब इससे नियम तो ये था कि ये जो साउंड है रात में कम होना चाहिए और 10 बजे के बाद होना ही नहीं चाहिए। 11 बजे के बाद एक नियम बना हुआ है, लेकिन जागरण चल रहा है 12-1 बजे तक। हाँ, ज़्यादातर लोग अच्छा मान रहे, तो वो ठीक है। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल, यानी कि यहाँ बच्चा खुद से फैसले लेता है और वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि मानवता सर्वोपरि है। नियम कानून कुछ भी हों, अब वो खुद से स्वतंत्र है। फॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है, फॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज है। बच्चा खुद से फैसले लेता है कि मानवता पर जान बचाना सर्वोपरि है, मानव की जान बचाना यहाँ सर्वोपरि है। तो ये 3 लेवल 6 स्टेजेस हैं। बहुत सिंपल वे में बताने की मैंने कोशिश की है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देखिए, हिंदी के नाम उसके साथ कोरिलेट कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ हिंदी के नाम कठिनाई पैदा कर देते हैं, हम उन्हें याद करने में ही लगे रहते हैं और एग्ज़ाम में जस्ट सेम वैसा ही वर्ड आ गया तो हो गए कंफ्यूज। तो इसीलिए जो इंग्लिश में नाम हैं उन्हें आप देखिए ध्यानपूर्वक, जैसे पनिशमेंट अवॉइडेंस या ओबीडेंस, आज्ञाकारिता, पनिशमेंट से बचना, माता पिता की डांट से बचना। एक्सचेंज, अदला बदली, हिंदी में वहाँ कोई भी शब्द लिखा रहे। रिवार्ड, अदला बदली, रिवार्ड, इंस्ट्रूमेंटल, ये 3 शब्द इसमें स्टेज 2 में आप गौर करिए, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। कन्वेंशनल स्टेज में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बीइंग नाइस, अच्छा होना दूसरे की नज़रों में, ये कोशिश करता है। रिलेशनशिप, आपसी संबंध। लॉ एंड ऑर्डर, कानून नहीं टूटना चाहिए, समाज में समरसता बनी रहनी चाहिए। अब इस लॉ एंड ऑर्डर से परे जाता है, परे जब जाएगा जब ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, पब्लिक ज़्यादा चाह रही है, लोकतांत्रिक। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए यहाँ वर्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशली एग्रीड अपॉन, सामाजिक रूप से मान्य हो। फिर है यूनिवर्सल एथिकल, कि हाँ बच्चा स्वतंत्र है खुद से फैसले लेने के लिए और उसके फैसले मानवता पर आधारित होते हैं। ये तो बात हो गई इसकी स्टेजेस की। हाँ, अब यहाँ ये स्टेज तो चरण है। स्टेज का मतलब भी यही है कि भाई एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी,
तीसरी सीढ़ी, ऐसे ये स्टेज है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मानना है कि जनरली ऐसे सामान्य ग्रेजुअली विकास होता है, कंटिन्यूअस जिसे कहते हैं हम, कंटिन्यूअस विकास होता है। ऐसे पियाजे की थ्योरी में भी कन्फ्यूज़न है। कई लोगों को, बच्चों को पियाजे की थ्योरी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पियाजे की थ्योरी, जैसे हम विकास और वृद्धि में पढ़ते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है, माता के पेट से मृत्यु तक एक विशेषता है विकास की। लेकिन पियाजे की जो थ्योरी है वो स्टेज की थ्योरी है, एक स्टेज पार करके दूसरी स्टेज में, फिर तीसरी में, ऐसे फिर चौथी में। लेकिन विकास जो होता है, यहाँ बात की जा रही है कि जब आलोचना की जाती है पियाजे की थ्योरी की, तो विकास स्टेजेस में नहीं है, वो ग्रेजुअली होता है, ऐसे सामान्यतः निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। और यहाँ क्या है कि एक भी स्टेज जो है मिस नहीं करेगा, एक स्टेज जब भी पार होगी जब पहली पूरी होगी। तो यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है। तो कई बार वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देता है कि पियाजे की थ्योरी कंटिन्यूअस है या स्टेज वाली है, तो वहाँ वो स्टेज वाली है और उसकी आलोचना इस रूप में होती है कि स्टेज की जगह वो कंटिन्यूअस है। तो ऐसे ही यहाँ इनकी भी आलोचना की जा सकती है। और इनकी जो खास करके आलोचना है ये हैं कैरल गिलिगन, एक फीमेल हैं, फीमेल मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जो पियाजे की थ्योरी में ज़्यादातर जो बच्चे लिए गए वो बॉयज़ हैं, और उन्होंने अपनी थ्योरी में फीमेल मोरल डेवलपमेंट को मिस किया है। क्योंकि लड़कियां जो हैं या महिलाएं जो हैं वो घर में माता पिता और समाज में जो है उनकी जो स्थिति है वो सोशलाइज होती हैं, सोशलाइज एंड केयरिंग, दूसरों की देखभाल करने वाली, ऐसा माना जाता है। तो उनके जो मोरल फैसले, मोरल तर्कणा हैं वो इनसे अलग होगी, ऐसा इनका कहना है कैरल गिलिगन का। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जेंडर बेस पे, जाने कि इन्होंने अनदेखा किया है, महिलाओं को अनदेखा किया है इस थ्योरी में। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग नाम है, तो थ्योरी किस चीज़ की दी है उन्होंने? मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग है, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, वो बातें आ गई समझ में। तो कैरल गिलिगन का नाम भी सीधे सीधे आ जाता है। और एक आलोचना महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं के केयरिंग और सामाजिकता पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा इन्होंने कहा है, यह आलोचना की है। लेकिन बाद में जब और भी थ्योरी मतलब रिसर्च की गई तो ऐसा कम पाया गया कि जो है फीमेल होने पर ऐसे फैसले लेने में समस्या आई हो। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, इनकी आलोचना में एक अहम पॉइंट है कैरल गिलिगन नाम, ये भी एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में इनका जो मानना है वो महिलाओं और महिलाओं की जो सामाजिकता और एक तरह की केयरिंग स्वभाव को यहाँ पर निर्णय लेने के दौरान नहीं परखा गया है, तो इस चीज़ की कमी रही है। तो ये इनकी आलोचना है। तो थ्योरी सिंपल है, इस पर ध्यान देंगे। हिंदी में ज़्यादा उलझना नहीं है, आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार करने का तरीका ये है कि मनन कीजिए और फिर इसे साइड में रख के खुद से लिख के देखिए स्टेप बाय स्टेप। अच्छी बुक्स हैं तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक्स होगी ही, लेकिन एक बार आप खुद से अपना इनको लिखकर बनाएं। 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, इनको लिख के देखें, इनके नाम इंग्लिश में भी और हिंदी में अगर कठिनाई है, हिंदी में भी नाम है, लेकिन हिंदी में अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी अलग नाम आ जाता है, तो परेशानी आती है। कोहलबर्ग है, आलोचना पे भी ध्यान रखेंगे, संस्कृति, समाज और महिला, इसको लेकर इनकी आलोचना की जाती है। धन्यवाद।